हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी जानते हैं डेली सुबह 11:30 बजे सामान्य ज्ञान की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट की बीएड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, डेली सुबह 11:30 बजे इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ पर दोस्तों सेलेक्टेड क्वेश्चंस ही कवर किए जा रहे हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आप लोग पिछले वर्ष का पेपर उठाकर देखेंगे तो पाएंगे इसी पैटर्न पर सवाल पेपर में बन चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर पहला आपके स्क्रीन पर लग चुका है, सभी लोग आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने जो है अमृतसर नगर की जो है आधारशिला रखी थी? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी दोस्त यहां पर आंसर देने का प्रयास करेंगे। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। जो लोग जा रहे हैं गुरु रामदास पर, ऑप्शन नंबर सेकंड पर जो भी साथी गए हैं बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों, गुरु रामदास जो है ये सिखों के जो है चौथे गुरु थे, ये भी पॉइंट याद रखिएगा आप लोग। और इनके द्वारा जो है 1574 में, कब? इनके द्वारा 1574 में अमृतसर नगर की आधारशिला रखी गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, निम्नलिखित में से बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, डबल स्टार आप लोग इस पर लगा लीजिएगा। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, सभी दोस्त यहाँ पर आंसर दीजिएगा। बंगाल का जो है अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? जो भी साथी जा रहे हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक पर, वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टिकोण से। अगला सवाल देखिए, प्रसिद्ध क्रांतिकारी गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इसकी रचना जो है किसके द्वारा करी गई? क्वेश्चन नंबर थर्ड का आप लोग यहाँ पर आंसर दीजिएगा। सभी साथियों का आंसर आना चाहिए, बताएं। चलिए, आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सभी दोस्त आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो जो भी दोस्त जा रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। बिस्मिल अजीमाबादी के द्वारा जो है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इसकी रचना करी गई थी। ऑप्शन नंबर डी जो दिया है बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिएगा सभी लोग, निम्नलिखित में से जो है कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, असम है। 4 ऑप्शंस आपके सामने यहाँ पर दिए गए हैं, आप सभी साथी यहाँ पर उत्तर दीजिएगा। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। चलिएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग यहाँ पर आंसर दीजिएगा। अगर साथियों यहाँ पर बात करें नेपाल की, तो कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो याद रखिएगा आप लोग, उत्तराखंड हो गया आपका, उत्तर प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया आपका, और आपका बिहार। ठीक है, तो आप देखेंगे जो है यहाँ पर जो आपका डी ऑप्शन दिया है असम, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो है असम जो है ये साथियों नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। बाकी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल ये सभी जो है सीमा साझा करते हैं। आपका डी ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर यहाँ आप लोग करिएगा। चलिए, कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है? तापी है, लूनी है, नर्मदा है, और आपका दिया है तुंगभद्रा। यहाँ पर 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। जो लोग भाई जा रहे हैं नर्मदा पर, ऑप्शन नंबर थर्ड पर जो भी साथी गए हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट हो जाएगा। और साथियों, नर्मदा नदी जो है ये आपका अगर पूछा जाए किस दिशा में प्रवाहित होती है, तो ये आपका साथियों पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है। कहाँ पर जाकर मिलती है? ये आपका अरब सागर में जाकर मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल यहाँ पर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? बताएं। कोयम्बटूर है, सलेम है, तंजावुर है, मदुरई। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर यहाँ पर आप लोग बताइएगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बताएं। चलिए, सही आंसर क्या है फटाफट उत्तर दीजिएगा। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो वो है साथियों आपका कोयम्बटूर। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चेचक के लिए टीके का आविष्कार जो है किसके द्वारा किया गया था? बताएं। चलिए भाई, चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था?
तो सभी साथी यहाँ पर उत्तर देंगे, सभी दोस्तों को यहाँ पर आंसर आना चाहिए। जो लोग जा रहे हैं एडवर्ड जेनर पर, ऑप्शन नंबर ए पर जो भी साथी जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों, एडवर्ड जेनर के द्वारा जो है 1796 में, कब 1796 में जो है चेचक की जो है वैक्सीन विकसित करी गई थी। ठीक है, तो ए ऑप्शन वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, केरल के जो है समुद्री तट की रेत में भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है? कैल्शियम, रेडियम, थोरियम, मैग्नीज। क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पर आप लोग आंसर करिएगा। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, बताएं सभी साथी। चलिएगा, केरल के समुद्री तट की रेत में जो है भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है? चलिए, तो जो भी साथी यहाँ पर भाई जा रहे हैं थोरियम पर, ऑप्शन नंबर 3 पर जो लोग यहाँ पर गए हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 है, वित्तीय आपात जो है कितने समय के लिए लागू किया जाता है? चलिए बताइए, सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट आप लोग यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करें। वित्तीय आपात कितने समय के लिए लागू किया जा सकता है? तो बात करें साथियों अगर हम वित्तीय आपात की, तो इसका उल्लेख आप देखेंगे संविधान के अनुच्छेद 360 में जो है इसका उल्लेख किया गया है। और यहाँ पर आप देखेंगे इसकी जो है कोई अधिकतम अवधि नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो वित्तीय आपात जो है कितने समय के लिए लागू किया जा सकता है, तो इसकी साथियों कोई अधिकतम अवधि नहीं है, ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। और इसका उल्लेख जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के अंतर्गत किया गया है। अगला सवाल देखिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 10, आपके स्क्रीन पर उत्तर करिएगा। यदि सरकार द्वारा जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू नहीं किया जाता है तो एक नागरिक निम्नलिखित में से जो है किसके पास जा सकता है? उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 का आप लोग यहाँ पर आंसर करिएगा। राइट आंसर आपका क्या होगा, बताएं। चलिए, सभी लोग यहाँ पर आंसर दीजिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। यदि सरकार द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू नहीं किया जाता है तो एक नागरिक जो है निम्नलिखित में से किसके पास जा सकता है? तो याद रखें यहाँ पर उच्च न्यायालय दिया है, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, तो यहाँ पर साथियों आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। साथियों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है गैर न्याय संगत हैं, अर्थात जो है उनका उल्लंघन होने पर अदालतों द्वारा कानूनी रूप से लागू करने योग्य नहीं है। इसलिए जो है नागरिक सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का रुख नहीं कर सकते हैं, नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर साथियों अगर बात करें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की, तो इसका उल्लेख जो है आप देखेंगे संविधान के भाग 4 के अंतर्गत किया गया है और अनुच्छेद 36 से 51 के तहत इसको रखा गया है। ठीक है, और ये कहाँ से लिया गया है साथियों? ये प्रावधान ये जो है आपका आयरलैंड के संविधान से ये प्रावधान ग्रहण किया गया है भारतीय संविधान में। ठीक है, अगला सवाल देखें, WHO का जो है मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर आप लोग बताएं, सही आंसर क्या है, यहाँ पर आप लोग आंसर करिएगा। चलिए, WHO का मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है? पेरिस, जिनेवा, वॉशिंगटन, लंदन। तो साथियों अगर बात करें WHO की, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसकी स्थापना साथियों 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। कब? 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय जो है दोस्तों जिनेवा में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में भी मनाते हैं। ठीक है, इसका मुख्यालय इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ध्यान रखें, WHO का मुख्यालय जो है जिनेवा में स्थित है। अगला सवाल, मीनाक्षी मंदिर जो है कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर करिएगा। यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बताएं। चलिएगा, मदुरई में, श्रीनगर में, तंजावुर में, इनमें से कोई नहीं। तो मीनाक्षी मंदिर जो है साथियों ये आपका मदुरई में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु के जो है मदुरई में स्थित है। ए ऑप्शन वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस नगर में स्थित हैं? बताइए। नासिक, मुंबई, औरंगाबाद, पुणे। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 13 दिया है, आप सभी दोस्त यहाँ पर आंसर दीजिएगा। चलिए, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं जो है किस नगर में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो जो भी साथी जा रहे हैं औरंगाबाद पर, ऑप्शन नंबर 3 पर जो लोग यहाँ पर गए हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ध्यान रखें, आपका ऑप्शन नंबर 3 जो दिया है बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला सवाल देखिए, आलू जो है निम्नलिखित में से
किसका एक प्रमुख स्रोत है? क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर बताइएगा। आपका राइट आंसर क्या है बताएं। प्रोटीन, वसा, खनिज पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट। आलू में जो है सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? सभी दोस्त यहाँ पर उत्तर करेंगे। चलिए, तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं भाई कार्बोहाइड्रेट पर, डी ऑप्शन पर जो लोग गए हैं वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। एक बार आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिएगा और लाइक की संख्या बढ़ा दीजिएगा। बहुत मेहनत के साथ इस कंटेंट को तैयार किया जाता है। आपका कर्तव्य बनता है सेशन को जरूर से जरूर लाइक करें, शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, हेल्प आपको यहाँ से जरूर मिलेगी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा जो है अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है? मेडुला, सेरिब्रम, थैलेमस यहाँ पर दिया है और आपका दिया है हाइपोथैलेमस। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताएं। निम्नलिखित में से जो है कौन सा अग्र मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है? तो वो है साथियों आपका मेडुला। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है साथियों पश्चिम मस्तिष्क का भाग होता है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और साथियों जो आपका दिया है सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ये जो है अग्र मस्तिष्क का हिस्सा होता है, ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। अगला सवाल देखें यहाँ पर, सवाल नंबर 16 है, अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 16 का उत्तर आप लोग यहाँ पर करिएगा। अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाते हैं? चलिए, 21 फरवरी है और आपका दिया है 27 जुलाई, 5 अगस्त दिया है और 8 सितंबर दिया है। तो यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं 8 सितंबर पर ऑप्शन नंबर डी पर, वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है भाई। यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 8 सितंबर को जो है प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में मनाते हैं। इसका उद्देश्य जो है वैश्विक साक्षरता को जो है बढ़ावा देना, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17, हर्यक वंश का शासक जो है अजातशत्रु किसका पुत्र था? क्वेश्चन नंबर 17 का यहाँ पर उत्तर करिएगा। हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? बिंबिसार, अनिरुद्ध, नागादशक, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, आप सभी दोस्त यहाँ पर उत्तर करिएगा। चलिए बताएं। तो जो भी साथी यहाँ पर जा रहे हैं बिंबिसार पर, ऑप्शन नंबर ए पर जो लोग यहाँ पर गए हैं वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ए ऑप्शन आपका साथियों बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखेंगे, यक्षगान जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? बताइए। चलिए, यक्षगान जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? कर्नाटक, असम, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, सभी दोस्त आंसर करिएगा। चलिए, यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका कर्नाटक। ए ऑप्शन जो आपका दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें। अगला सवाल देखें भाई, भारत में जो है सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताएं। चलिए, भारत की जो है सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है? सभी दोस्त यहाँ पर आंसर बताएंगे। चलिए साथियों, आप देखेंगे वो है आपकी इंदिरा गांधी नहर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और ये कहाँ पर स्थित है? ध्यान रखिएगा भाई, राजस्थान में। कहाँ पर साथियों? राजस्थान में स्थित है, ठीक है। और इसमें जो है किन नदियों का जल आता है? सतलुज और ब्यास। किसका भाई? सतलुज और ब्यास नदियों का जो है इसमें जल आता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं भाई बी ऑप्शन पर, वो बिल्कुल राइट है। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई की नहर इंदिरा गांधी नहर है। कथकली जो है किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? बताएं। असम, तमिलनाडु, केरल, मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 20 दिया है, उत्तर आप लोग करिएगा। कथकली जो है किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? तो आप जानते होंगे भाई केरल का। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे जो 3rd दिया है इस क्वेश्चन का, बिल्कुल आपका सही उत्तर होगा। ओडिसी किस राज्य का जो है शास्त्रीय नृत्य है? क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताएं। चलिए, ओडिसी जो है किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? उड़ीसा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। तो आप देखेंगे साथियों सही उत्तर हो जाएगा आपका उड़ीसा। ऑप्शन नंबर जो ए दिया है बिल्कुल आपका राइट आंसर है। स्कंदगुप्त को जो है किस स्तंभ लेख में शक्रोपम कहा गया है? बताएं। 22 का उत्तर दीजिएगा। स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में शक्रोपम कहा गया है? चलिए, सभी दोस्त आंसर देने का प्रयास करें। राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा भाई आपका जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख में साथियों स्कंदगुप्त को जो है शक्रोपम कहा गया है। आपका 3rd ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल सही उत्तर है। अगला सवाल देखिए, उत्तर गुप्त युग में जो है जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था वह क्या था? वल्लभी, कांची, नालंदा, तक्षशिला। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताएं। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सभी दोस्त उत्तर करिएगा। उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था वह कौन सा विश्वविद्यालय था? चलिए आंसर देने का प्रयास करें सभी लोग यहाँ पर भाई, बताएं, फटाफट उत्तर दीजिएगा।
तो जो लोग यहाँ पर भाई जा रहे हैं नालंदा पर, ऑप्शन नंबर 3 पर जो भी साथी गए हैं वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल देखिए, किस गुप्तकालीन शासक को जो है कविराज कहा गया है, बताएं। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 23, इसका उत्तर फटाफट आप लोग दीजिएगा। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? चलिए यहां पर सभी दोस्त आंसर देने का प्रयास करें। चंद्रगुप्त सेकंड को, श्रीगुप्त को, समुद्रगुप्त को और आपका दिया है अस्कंदगुप्त। तो जो लोग यहां पर जा रहे हैं समुद्रगुप्त पर वो बिल्कुल राइट है। और समुद्रगुप्त को साथियों भारत का जो है नेपोलियन भी कहा जाता है। क्या? भारत का जो है नेपोलियन भी कहा जाता है। इस पॉइंट को आप लोग याद रखें। अगला सवाल देखिएगा, भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग जो है गोल्डन एज किसे कहा जाता है? मौर्य काल, राजपूत काल, चोल काल, गुप्त काल को फटाफट उत्तर दीजिएगा आप लोग। चलिए, भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग यानी गोल्डन एज जो है किसे कहा जाता है? यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सभी दोस्त आंसर दीजिएगा इस सवाल का। तो जो भी लोग यहां पर जा रहे हैं गुप्त काल पर, ऑप्शन नंबर 4 जो लोग क्लिक कर रहे हैं वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया है साथियों ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखेंगे। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बताइए। 25 का आंसर करिएगा। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव मत और आपका दिया है शैव मत। 25 का आंसर बताएं यहां पर। चलिए, ऑप्शन नंबर साथियों बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बौद्ध धर्म। ठीक है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहां पर सही आंसर है। अगला सवाल देखिए, एरण अभिलेख का संबंध जो है किस शासक से है? बताइए। एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? सभी साथी उत्तर दीजिएगा। चलिए, सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? भानुगुप्त से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। और ये कहां पर स्थित है साथियों एरण अभिलेख? ये आपका मध्य प्रदेश में। कहां पर दोस्तों? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल यहां पर राइट आंसर है। अगला सवाल देखेंगे, यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए फाहियान जो है कहां का निवासी था? भूटान, अमेरिका, चीन, बर्मा। सही आंसर क्या है? फटाफट उत्तर दीजिए। चलिए, फाहियान कहां का निवासी था? राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सभी दोस्त यहां पर आप लोग यहां पर उत्तर करिएगा। चलिए भाई, यहां पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 पर, चीन पर, वो बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला सवाल देखेंगे, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? बताएं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 28 का आप लोग यहां पर आंसर करिएगा। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चलिए, 4 ऑप्शंस आपके सामने यहां पर दे दिए गए हैं। सभी दोस्त यहां पर आंसर करिएगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। चलिए, फटाफट उत्तर आप लोग यहां पर दीजिएगा। जो लोग जा रहे हैं चंद्रगुप्त सेकंड पर, ए ऑप्शन पर जो लोग यहां पर गए हैं वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई, फाहियान जो है किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में जो है साथियों भारत आया था। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिल का जो है गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? जीवक चिंतामणि जो है किससे संबंधित है? जैन धर्म से, बौद्ध से, हिंदू से और आपका दिया ईसाई। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर आप लोग बताएं। तो ध्यान रखिएगा साथियों, जीवक चिंतामणि जो है ये आपका जैन धर्म से रिलेटेड है। ए ऑप्शन जो भी साथी जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पर, संविधान सभा द्वारा जो है अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां थी? क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर करिएगा। फटाफट आंसर देते हुए आप लोग चले यहाँ पर। चलिए, तो साथियों मूल संविधान में आप देखेंगे 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, अगर वर्तमान समय में आप देखेंगे साथियों 448 प्लस अनुच्छेद हो गए हैं। ठीक है, सभी संशोधनों को लगभग मिलाकर, और आप देखेंगे 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, तो यहां पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर वो बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। अगला सवाल देखिएगा, वर्तमान समय में जो है भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? हमने अभी आपको बताया साथियों, आप देखेंगे लगभग जो है 448 आर्टिकल हैं और 12 अनुसूचियां हैं। आप देखेंगे साथियों लगभग जो है 448 प्लस आर्टिकल हो चुके हैं और यहां पर जो है 12 अनुसूचियां हैं। तो डी ऑप्शन जो आपका दिया है बिल्कुल राइट आंसर है। भाग कितने हैं? 25 भाग हैं। ठीक है,
आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखेंगे। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 32। संविधान के किस अनुच्छेद में जो है यह अंकित किया गया है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का जो है, भारत राज्यों का एक संघ होगा? बताइए किस अनुच्छेद में जो है इसका वर्णन किया गया है? भारत जो है एक राज्यों का संघ होगा। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर आप लोग यहां पर कर सकते हो। चलिए, तो आप देखेंगे साथियों, अनुच्छेद 1 में कहा गया है भारत एक राज्यों का संघ होगा। ए ऑप्शन जो आपका दिया है बिल्कुल राइट आंसर है। संविधान के अनुच्छेद 1 में जो है भारत को क्या कहा गया है? बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा राज्यों का संघ है। डी ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल सही उत्तर है। अगला सवाल, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में जो है नागरिकता संबंधित प्रावधान किया गया है? 34 का यहाँ पर आंसर आप लोग कर सकते हो, बता सकते हो भाई। चलिएगा, सभी दोस्त यहाँ पर आंसर दीजिएगा। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधित प्रावधान किया गया है? तो आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? जो लोग जा रहे हैं 5 से 11 पर वो बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप देखेंगे साथियों, भारतीय संविधान में भाग 2 के अंतर्गत नागरिकता को रखा गया है अनुच्छेद 5 से 11 में। ठीक है, अगला सवाल, निम्न में से किन अनुच्छेदों द्वारा जो है भारतीय संविधान नागरिकों को मौलिक अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? 35 का उत्तर बताएं। चलिए फटाफट छापते हुए चलिएगा आंसर आप लोग। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, सभी लोग उत्तर करिएगा। और भाई सेशन को सभी लोग लाइक करते चलें, इसमें आपका कोई चार्ज कोई पैसा नहीं लगता है। तो यहाँ पर भाई जो लोग जा रहे हैं आर्टिकल 12 से 35 में ऑप्शन नंबर ए पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है साथियों, मौलिक अधिकार का वर्णन जो है भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत इसका उल्लेख किया गया है। और ये आप देखेंगे अमेरिका के संविधान से ये प्रावधान लिया गया है मौलिक अधिकार का। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 36, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? 36 का आंसर बताएं। चलिए फटाफट उत्तर दीजिएगा आप लोग। नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? चलिए, अनुच्छेद 14 है, 16 है, 17 है और आपका दिया अनुच्छेद 23। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? आप लोग बता सकते हो राइट आंसर क्या हो जाएगा। जो लोग जा रहे हैं आर्टिकल 16 पर ऑप्शन नंबर बी पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, सवाल नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है, भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? बताइए। अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का उन्मूलन यानी छुआछूत का अंत, ये जो है आप देखेंगे किस आर्टिकल में है? तो आप देखेंगे आर्टिकल 17 अनुच्छेद 17 में जो है इसका वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? 38 का उत्तर बताएं। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं अनुच्छेद 57 पर ऑप्शन नंबर डी पर जो लोग गए हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? 39 का आंसर बताइए। चलिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? तो अनुच्छेद 19 के तहत। ऑप्शन नंबर आपका जो ए दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो लोग यहाँ पर ए ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला सवाल, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? बताइए, प्रेस की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में दी गई है? फटाफट यहाँ पर आप लोग उत्तर करिएगा। चलिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं अनुच्छेद 19(1) पर वो बिल्कुल राइट है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 1 के अंतर्गत जो है प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। अगला सवाल देखें, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद जो है बच्चों के शोषण से संबंधित है? 41 का उत्तर बताएं। 41 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सभी दोस्त आंसर करिएगा। चलिए, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद 17 है, 19 है, 23 है और आपका दिया है अनुच्छेद 24। तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं आर्टिकल 24 पर वो बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था की गई है? चलिए, इसका उत्तर यहाँ पर आप लोग करिएगा। फटाफट आंसर आना चाहिए सभी साथियों का।
तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं आर्टिकल 29 पर, ऑप्शन नंबर बी पर जो लोग गए हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत जो है भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? बताइए, 43 का उत्तर करिएगा। कौन सा आर्टिकल जो है, कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो वो है साथियों आपका अनुच्छेद 32। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, सवाल नंबर 44 है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में जो है राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? 44 का उत्तर करिएगा यहाँ पर सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 44 आपके स्क्रीन पर दिया गया है, इसका आंसर सब लोग करेंगे। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस आर्टिकल में रखा गया है? अनुच्छेद 36 से 51 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप लोग पिछले साल का पेपर देखेंगे तो बिल्कुल ऐसे ही सवाल पेपर में बन चुके हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यदि आप लोग इन क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं आपको कोई समस्या नहीं होगी। बस आप लोग ध्यानपूर्वक क्लासेस को अटेंड करिएगा, एग्जाम तक आते आते आपको बहुत सारे क्वेश्चन रट जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल, भारतीय संविधान के अंतर्गत जो है कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? चलिए, कल्याणकारी राज्य की स्थापना, यहां पर सभी लोग बताएं, आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद, जो भी साथी जा रहे हैं 39 पर, ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? 46 का आप लोग उत्तर करिएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? क्वेश्चन नंबर 47 दिया है, 46 दिया है, उत्तर आप लोग करें। जो लोग जा रहे हैं अनुच्छेद 40 पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला सवाल, 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में जो है मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? 47 का उत्तर बताइए। चलिए, 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो आप देखेंगे जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा साथियों आपका अनुच्छेद 40। माफ कीजिएगा, यहाँ पर आप देखेंगे साथियों, यहाँ से देखिए, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो वो है आपका आर्टिकल 51A। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और मौलिक कर्तव्य की साथियों बात करें तो ये जो है आपका रूस के संविधान से ये अवधारणा भारतीय संविधान में ली गई है और वर्तमान समय में जो है 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, और इसका उल्लेख आप देखेंगे अनुच्छेद 51(1) के तहत जो है भारतीय संविधान में किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? बिल्कुल अभी हमने आपको बताया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 51(a) के तहत। अगला सवाल, विश्व हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाते हैं? डबल स्टार लगाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, विश्व हिंदी दिवस जो है प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो याद रखें आप लोग 10 जनवरी को प्रत्येक वर्ष जो है विश्व हिंदी दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पर देखेंगे और ये है साथियों लास्ट क्वेश्चन, इसका उत्तर आप करेंगे। जानते हैं जो लास्ट क्वेश्चन होता है इसका आंसर आपको करना होता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 50 का उत्तर आप लोग कर दीजिएगा। देखते हैं ऐसे कितने साथी जिनका बिल्कुल करेक्ट आंसर आता है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, भाई जो भी साथी चैनल पढ़ रहे हैं जुड़ सकते हैं, निश्चित रूप से यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। यूट्यूब चैनल के माध्यम से, शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको बिल्कुल फ्री में कंटेंट दिया जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग जुड़ जाइएगा, निश्चित रूप से हेल्प आपको यहाँ से मिलेगी। ठीक है, ये क्लास कैसी लगी जरूर बताएं। यदि आप अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आपका कोई डाउट होता है 94 15 76 82 59 पर हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। हमें जैसे ही समय मिलेगा आपको जवाब जरूर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।